तो बच्चों ये हम प्री बोर्ड पेपर 7 कर रहे थे, तो इसमें हम सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसमें देखेंगे सेक्शन बी। तो इससे सभी जो प्री बोर्ड पेपर हैं, इससे सभी प्रीवियस प्री बोर्ड पेपर्स हैं, उन सभी को हमने कंप्लीट सोल्व कर दिया है। तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। और आप अगर इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आपको। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर आप इन सभी पीडीएफ को, पेपर्स की पीडीएफ को या अदर हमारे जो भी पेपर्स हैं वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखेंगे इसमें सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखते हैं। सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि भाई इसको फैक्टराइज कंप्लीटली बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना आता है आपको। कैसे करते हैं कि भाई हम पहले इसमें कोई भी एक फैक्टर फाइंड करते हैं। कैसे? हिट एंड ट्रायल मेथड से, कि भी हम लेट करके देखते हैं कि 1 पुट करके देखो इसका आंसर 0 आ रहा है नहीं। अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या इसका आंसर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या हम -1 पुट करोगे इसका आंसर 0 ला सकते हैं क्या? देखो अगर आप x = -1 पुट करते हो तो यहाँ पर -1 का क्यूब प्लस यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर माइनस 4, या -1 और ये -4। अब देखो कितना आ रहा है, -1 ये +1 ये +4 ये -4, ये कैंसिल 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा? 0 आ गया। इसका मीनिंग है कि भी x + 1 इसका एक फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, और अगर x + 1 इसका एक फैक्टर है तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। देन हम क्या कह सकते हैं, अगर ये इसका फैक्टर है तो x + 1 से आप इसे कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो। मीन्स अगर हम x + 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो फैक्टर क्या मिलेगा हमें? रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। अब देखो कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये हमने डिवाइड करना आपको सिखाया है इसमें। आप इसके लिए आपको चैप्टर नंबर आपको 8 देखना होगा, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। उसमें हमने आपको कंप्लीट बताया कि भी कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता डिवाइड करना, बेसिक से आप उसे करना चाहते हैं, तो उस चैप्टर को आपको देखना होगा कि भी कैसे हमें डिवाइड करना। जैसे इसमें देखते हैं क्या करना होता है कि अगर ये x³ है, इसका फर्स्ट टर्म x³ है, तो आपको देखना होता है कि भी इस वैल्यू में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये x³ आ जाए। और अगर आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हो तो आपको क्या करना है, ये जो अंदर वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं? देखो इसको बोलते हैं हम डिवाइजर। ये क्या है हमारा? डिविडेंड, जो मिलता है रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। ठीक है, ये डिवाइजर है, डिवाइड करने वाला, ये डिविडेंड है। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो वैल्यू होती है x³ या फिर जो भी वैल्यू होती है किसमें? डिविडेंड में, उसको हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। कि अगर आप x³ को x से डिवाइड कर देते हो और जो भी मिलेगा कैंसिल करके, उसी वैल्यू से आपको इस पूरे को, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना। अब x² से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इसको करेंगे तो x³ और इसको करेंगे x² से, थे x²। और डिवाइड करने के बाद आप क्या करते हो, वैल्यू को सिंपली माइनस करते हो। तो हम इनको माइनस कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर अगर प्लस है तो ये माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। देखो अगर यहाँ पर आपको कोई भी साइन नहीं दिख रहा है तो आप इसको प्लस लोगे, भाई जिसका कोई नहीं उसका गॉड होता है। तो यहाँ पर प्लस साइन, तो अगर कोई भी वैल्यू अगर हमसे बोलेंगे भी ये 5 है, तो आप इसे प्लस का बोलोगे, माइनस इसे बोलेंगे प्लस का, इसके साथ जिसका कोई नहीं उसका भगवान। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल, ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल, ऊपर से आएगा ये 4x और यहाँ पर -1। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये x है और यहाँ पर ये 4x है। अब देखो ये बनाना है हमें -4x, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि -4x हो जाए। देखो या तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी अगर आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस की है, लेकिन अगर नहीं आती है तो कुछ भी नहीं सोचना भाई, सिंपल 4x को, ये जो फर्स्ट टर्म है इसके फर्स्ट टर्म को यहाँ पर डिवाइजर वाले फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देना, जो भी बचेगा उसी से, उसी सेम वैल्यू से। माइनस में 4 बच रहा है तो माइनस से ही, देखो पहले हमने यहाँ पर किससे की मल्टीप्लाई की थी? x² से, तो ये x² यहाँ पर आएगा, मतलब ये आएगा हमारा क्या? क्वोशिएंट। फिर हम कर रहे हैं -4 से, -4 से मल्टीप्लाई करो, -4x आएगा और यहाँ पर भी -4 होगा। ओके, यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर ये प्लस, ये कैंसिल ये जाएगा 0। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया। बस अब हमें क्या करना है इसमें हो गया हमारा। ये जो वैल्यू आती है हमारा, ये जो क्वोशिएंट आता है, इसी क्वोशिएंट को हम फर्दर क्या कर देते हैं? फैक्टराइज कर देते हैं। जैसे कि भाई हमारे पास क्या है, x² - 4 है, फर्दर फैक्टराइज करेंगे अगर हम इसको तो क्या आएगा? अगर फर्दर फैक्टराइज करते हैं तो देखो इसमें सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो होगा नहीं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ओनली किस केस में होता है हमारा? जिसमें ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओनली 2 टर्म्स हैं, जैसे x² है और ये c वाली वैल्यू है, तो सिंपल इसमें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं a² - b²। कैसे भाई? ये x का स्क्वायर और ये 2 का होल स्क्वायर है, a² - b² हो जाएगा a + b a - b। तो देखो 2 फैक्टर्स ये हो गए और एक फैक्टर ये, इसके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे टोटल। अब
पोलिनोमियल जितनी भी डिग्री का होता है, मीन्स उसकी जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके जीरोस पॉसिबल होते हैं। तो ये इसके हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसीलिए क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोस एग्जिस्ट करते हैं। वो सभी इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो ये इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं, कंप्लीट फैक्टराइज करते हैं। तो ये आपको आता है सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए, सिंपल क्वेश्चन आते हैं हमारे। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में बोल रहा है कि द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट्स, द मार्क प्राइस एंड द डिस्काउंट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जो आपको टेबल गिवन क्या है, इसमें आपके पास क्या है, अभी एक ग्राफिक कार्ड है, एक लैपटॉप अडेप्टर है, इनका मार्क प्राइस गिवन क्या है, मार्क प्राइस गिवन क्या है, कितना है, 15,500। ये मार्क प्राइस है किसका, ग्राफिकल कार्ड का, और इस पर डिस्काउंट 20%, और फिर इस पर जीएसटी आपको देना है कितना, 18%। तो अब अगर कोई भी हमारा आर्टिकल है उस पर आपको क्या करना है, 20%, अगर आपको डिस्काउंट फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, या तो आप इसका 80% फाइंड कर लो, या फिर आप इसका पहले 20% फाइंड करो, फिर इस पूरी वैल्यू में से माइनस। अब हमें अगर इसका 20% चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, देखो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भी जो भी वैल्यू है इसका 20% फाइंड करना है तो 20% परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आ रहा है हमारा 310, और एक जीरो और आएगी इसकी, तो ये आएगा 3100। तो ये क्या आ गया इसमें, तो ये आ गया हमारा इसका डिस्काउंट, की भी इसको टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है, यहाँ पर इसको टोटल डिस्काउंट मिलेगा 3100, टोटल डिस्काउंट मिल गया है। तो अब अगर हम इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करें तो भाई सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट हटाने के बाद इसकी कितनी वैल्यू बचती है, 0, 0, 5 में से 1 4, 5 में से 3 2, और यहाँ 1, ये बचती है हमारी 12,400। तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, सेलिंग प्राइस 12,400 आता है। ओके, ये हो गया इसमें सिंपल, ये इसका सेलिंग प्राइस है। लेकिन अब इस पर अगर जीएसटी और पे करना पड़े हमें, ठीक है, तो फाइनल अमाउंट कितना होगा इसका, पेएबल अमाउंट कह सकते हैं फॉर द कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर कितना पे करेगा जीएसटी ऐड करने के बाद, तो आप इसमें 18% और करो ऐड, 12,400 में ही कितना ऐड करेंगे हम, इसी का ही 18%, या 2 जीरो से 2 जीरो, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू कितना है 124, 124 इंटू 18 करते हैं, कितना होगा हमारा, ये आ रहा है 2400, और ये आ गया हमारा 2232। अब इनको ऐड कर लो आप, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा हमें, तो अगर हम इसको ऐड करते हैं किसके साथ, 12,400 के साथ, तो ये आ गया हमारा 14,632। तो ये 14,632 रुपीज़ सिर्फ किसके लिए पे करने होंगे, इसे ग्राफिक कार्ड के लिए। अब इसमें हमारा एक और देखो एक और आर्टिकल हमारे पास क्या है, लैपटॉप अडेप्टर। अब लैपटॉप अडेप्टर है हमारे पास, सेकंड वाला जो है वो कितने का है, वो मार्क प्राइस कितने का है, मार्क प्राइस ऑफ लैपटॉप अडेप्टर कितने का है हमारा, ये है 1900 का। अब इस पर कुछ डिस्काउंट है नहीं है, तो सिंपल इस पर 28% आपको जीएसटी पे करना है। तो इसका जो फाइनल अमाउंट होगा, पेएबल अमाउंट कस्टमर के लिए, वो कितना होगा, फिर 1900, और इसमें कितना ऐड करेंगे हम, 28%, 1900 का ही 28% फाइंड कर लो, कैंसिल कर लो, कितना आएगा 1900, और इसमें प्लस कर लो 28 इंटू 19 करेंगे तो ये समथिंग में कितना आएगा हमारा 56। तो ये आ गया हमारा 28 और माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा हमारा 5, 28 माइनस कर रहे हैं तो 32 नियर बाय, ठीक है, तो 532, ये हो जाएगा हमारा सिंपल, ये हो गया। अब इसको इसमें प्लस कर देंगे हम, तो अगर हमारे पास ये आ गया भाई कितना 532 आ रहा है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनको प्लस कर लो आप, कितना आ रहा है 2 3 5 और 9 4 और 1, ये आ गया 2432। ये क्या हो गया हमारा अडेप्टर कितने का हो गया 2432 रुपीज़ का। तो बस अब आपको टोटल अगर पेएबल अमाउंट निकालना है या अमाउंट ऑफ बिल निकालना है आपको, या बिल अमाउंट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे,
14,632 ये और 2,432 ये, इन दोनों को कर देंगे ऐड। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा हमें, तो ये 2 और 2 4, 3 और 3 6, 4 और 6 10 का 0 1, 2 और 4 6 और 1 7, और ये 17,064। तो बस ये आ जाएगा हमारा 17,064। सिंपल ये करना था इसमें हमें, तो फाइनल अमाउंट हो गया। ठीक है, तो इसका हो गया हमारा फाइनल अमाउंट, यही आएगा ना हमारा, ये 6 आएगा यहाँ पर 14, अच्छा 14632 है ना, ये सही है 14632 है, और यहाँ पर है 2432, तो फिर तो सही है। ओके, तो फिर ये हो गया हमारा करेक्ट 632। ठीक है, ये इसका आंसर है 17। ठीक है, यही आंसर है इसका 17,064 रुपीज़। ओके, तो इसका फाइनल बिल अमाउंट हो गया। तो बस आपको जो टेबल दे रखा था उसी में आप इसको अच्छे से कर सकते हो कि भाई यहाँ पर ही लास्ट में हम इसमें दिखा देंगे कितना अमाउंट लिखना है। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर ये अमाउंट दोनों को ऐड कर दे, अमाउंट ऑफ बिल करके यहाँ पर हम दिखा देते हैं 17,064 रुपये ये बिल अमाउंट। ओके, तो ये हो गया हमारा बी। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले जो सैम्पल पेपर्स किए उनको भी उनमें सोल्व किए, तो आपको जैसे टेबल दे रखा है आप टेबल के अकॉर्डिंग आप उसको सोल्व कर सकते हो। हमने आपको बता रखा है कि भी कैसे करना है। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो भी इंडिविजुअल सभी का फाइनल अमाउंट फाइंड करें और उसमें बाद में बता दें अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा। ओके, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब आप देखो इसमें इसका थर्ड पार्ट, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट है। इसमें बोल रहा है जीपीए क्वेश्चन है ये हमारा, सेकंड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। सेकंड टर्म है इसका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का, वो कितना है हमारा 6, और इसका फिफ्थ टर्म गिवन किया है। ओके, सेकंड टर्म एंड इसका फिफ्थ टर्म गिवन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है ये। सेकंड टर्म A2 गिवन किया है कितना हमारा 6, एंड द फिफ्थ टर्म इज, फिफ्थ टर्म क्या है 9 टर्म्स, और इसके फिफ्थ टर्म में कंडीशन गिवन की है कि फिफ्थ टर्म क्या है 9 टाइम्स ऑफ इट्स थर्ड टर्म, इसके थर्ड टर्म के। फाइंड द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, कंसीडर दैट ईच टर्म्स ऑफ जीपी इज पॉजिटिव। और आपके जो जीपी के टर्म्स आने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए, ये बोल रहा है। तो अब इससे हम ए और आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर आपको जीपी फॉर्म करनी है तो हमें उसके लिए चाहिए उसका फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन रेशियो। इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस नहीं होता, इसमें हमारा जो होता है कॉमन रेशियो होता है, जिसको हम आर बोलते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे हम डी से कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एपी में। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, तो ए टू के लिए ए आर टू दी पावर 1 होता है इसमें फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर ये क्या करेंगे हम, ए आर टू दी पावर 4, यहाँ पर 9 टाइम्स ए आर टू दी पावर 2, ए से कैंसिल, आर को इधर डिवाइड में लेके आएंगे तो आर स्क्वायर बचेगा, समझ रहे हो बात को, इक्वल्स टू में 9, आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 9 मिलेगा, इससे दो वैल्यूज मिल रही है प्लस माइनस। अब देखो सिर्फ हम प्लस वाली कंसीडर करके ही जीपी फॉर्म करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि भी कंसीडर क्या करना है आपको, भी जीपी की जो टर्म्स है वो क्या हो, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कब होगी, जब हम आर की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो आर की वैल्यू क्या ले लेते हैं यहाँ पर 3, आर की वैल्यू 3 लेते हैं। वैसे -3 भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव लेनी है इस बार, क्योंकि हमें पॉजिटिव टर्म्स चाहिए जीपी में। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर दो 2। ओके, ये है इसमें हमारा। अब क्या करेंगे इसमें हम, ये ए हो गया ये आर हो गया, अब इसमें जीपी फॉर्म करेंगे। जीपी क्या होती है, ए आर टू दी पावर 1, ए आर टू दी पावर 2 एंड सो ऑन। अब स्टार्टिंग के 3 टर्म्स दिखा दें बस जीपी के लिए। तो ए की वैल्यू क्या है 2, ए आर टू दी पावर 1, सेकंड टर्म इससे पहले से गिवन किया था 6 आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू 3 6। ये कितना आएगा थर्ड टर्म इसका, तो आर स्क्वायर आएगा 9, 9 2 से कितना हो जाएगा 18 एंड सो ऑन। ये इसकी जीपी फॉर्म हो गई। बस यही करना था इसके थर्ड पार्ट में, सिंपल इसका थर्ड पार्ट। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्वेश्चन गिवन किया है स्टैटिक से, और इसमें आपसे बोल रहा है फाइंड करने के लिए कैलकुलेट मीन बाय द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, जिसको हम एज्यूम मीन कहते हैं शॉर्टकट वही है, और फिर स्टेप डेरिवेशन। ये तीनों ही मेथड हमने डिस्कस किए। आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको चैप्टर नंबर 24 देखना होगा, उसमें आप देखें, और 24 में भी आप 24E जो रिसेंट में हमने आपके लिए बनाई है वो एक्सरसाइज देख लें। उसमें हमने सभी टाइप्स के इसमें क्वेश्चन बताए हैं मीन मीडियन मोड से, तो आप उसकी हेल्प से इसको कर सकते हैं। सिंपल ही क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन बेस्ड है, इसलिए इसमें हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं इसके बी पार्ट पर।
क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में भी देखो आप, सिंपल क्वेश्चन है कि ये ए बी मैट्रिक्स बोल रहा है जो हमारे पास है, और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस 5b² इक्वल्स टू 5c है। यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड द मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है जो कि 2 × 2 में ऑर्डर की है, 2 × 2 ऑर्डर की ही आएगी हमारी। तो आप क्या करो, पहले ए स्क्वायर फाइंड करो, फिर बी स्क्वायर फाइंड करो, फिर इसको सोल्व कर लो। तो वैसे आप इसको कर सकते हो सिंपल कि भाई ए की वैल्यू अगर हमारे पास क्या है 1 3 3 4, देन ए स्क्वायर क्या होगा भाई, ए स्क्वायर क्या होगा 1 3 3 4 में मल्टीप्लाई, फिर 1 3 3 4, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको, रो इंटू कॉलम करोगे आप, रो इंटू कॉलम 1 × 1 1, 3 × 3 9, फिर रो इंटू कॉलम करेंगे तो 1 × 3 3 और 3 × 4 12। कोई भी मिस्टेक आए तो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि हम इसमें आंसर शीट नहीं है हमारे पास, हम तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर कर रहे हैं सोल्व। तो यहाँ पर रो इंटू कॉलम करेंगे 3 × तो मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, इसलिए मैनेज करना कुछ भी मिस्टेक हो। यहाँ पर रो इंटू कॉलम की हमने 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12। और हम इनको किस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है तो इसका बेसिक लेक्चर देखें, इसका रिवीजन लेक्चर देखें जो हमने बनाया, उसको आपको देखना होगा। इसके लिए सिंपल, ये हो गया 10, ये हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा हमारा 15 और ये हो जाएगा हमारा 25, ये होगा ठीक है। कैलकुलेशन सही है तो यही आएगा इसमें ए स्क्वायर। और बी, क्योंकि हमें कैलकुलेशन चेक नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं आपके लिए, तो यहाँ पर आप बी ऐसे ही बी फाइंड करेंगे इसमें 2 1 -3 2। तो देखो हम अपनी तरफ से पूरा मतलब चेक करते हुए चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक आ जाए तो भाई गुस्सा मत होना, मैनेज करना, उसे सही कर लेना, आप कमेंट कर देना तो हम उसे चेक करके आपको बता देंगे भी हाँ हमने कहीं मिस्टेक की है। तो ये हो गया ओके। तो आपको भी ऐसा नहीं है कि भी आंख बंद करके हम पे बिल्कुल भरोसा करना है, तो आप अपने आप से भी देखें भी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ओके, ये हो गया। रो इंटू कॉलम करेंगे इसमें भी a11 फाइंड करने के लिए, तो -2 × -2 +4, 1 इंटू, रो इंटू कॉलम करेंगे 1 × -3 -3, फिर रो इंटू कॉलम करेंगे -2 × 1 -2, फिर 1 × 2 2, फिर रो इंटू कॉलम करेंगे -3 × -2, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 2 × -3 2 3 6, वो भी माइनस में होगा, ये तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, लेकिन इसमें एक माइनस में है तो प्लस माइनस -6। फिर रो इंटू कॉलम करेंगे -3, देखो इसमें बीच में प्लस आता है, और यहाँ 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1, ये हो रहा है 0, यहाँ पर आ रहा है 0, यहाँ पर आ रहा है 1। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको सोल्व करेंगे भी, ए और बी का स्क्वायर हमारे पास आ गया, इनको यहाँ पर रखेंगे। ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास 10 15 15 एंड 25। एक बार हम अगेन चेक कर लेते हैं अभी कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है, फिर इसको आगे प्रोसीड करते हैं। सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया भाई, 1 3 3 4 1 3 3 4, रो इंटू कॉलम किया 1 × 1 1 और 3 × 3 9 10 होगा, ठीक है। रो इंटू कॉलम किया 1 × 3 3 और 3 × 4 12, फिर रो इंटू कॉलम किया 3 × 3 और 4 3 12, 15 हो जाएगा। रो इंटू कॉलम किया 3 3 9 एंड 4 4 16, ठीक है, बस करेक्ट है। ये हो जाएगा इसमें सिंपल। अब करेंगे इसमें हम सोल्व इसको, तो यहाँ पर 10 15, यहाँ पर ये 15 25, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 एंड ये 0 5 इक्वल्स टू में 5c। सोल्व कर लो, 10 - 5 5 होगा, 15 - 0 15 होगा, 15 - 0 15 होगा, 25 - 5 20 होगा, इक्वल्स टू में 5c। अब ये जो 5 है ये यहाँ पर डिवाइड में आएगा, तो इस सभी को डिवाइड कर दो आप, ठीक है। इसको आप इस टाइप से भी कर सकते हो भाई, ये जो 5 है इधर आकर डिवाइड में आएगा, या फिर आप इसी को इधर यहाँ पर क्या कर सकते हो 1/5 बोल सकते हो। ओके, आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू वो अंदर जाती है मैट्रिक्स में, तो क्या होता है वो सभी के साथ होगी मल्टीप्लाई, ये 1/5 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मीन्स 5 से डिवाइड कर दो सभी को, 5 से डिवाइड। ओके, ये आंसर आ रहा है इसका। तो बस इसमें हमें ये करना था, सिंपल क्वेश्चन हो गया है हमारा 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है ये। तो सेकंड पार्ट में ये हो गया, सी मैट्रिक्स हमारी ये होगी। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड में क्या कह रहा है कि इफ 2 पॉइंट्स आर ए एंड बी, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
सिंपल क्वेश्चन है। फिर स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसको भी हम सिंपली कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, तो इसको भी करेंगे हम। तो अब देखो इसमें सी पार्ट इसमें, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 पॉइंट्स आर ए एंड बी, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका सी पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 5 में। सी पार्ट, 2 पॉइंट्स हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है -5,2 एंड बी की वैल्यू क्या है 1,-4। अब आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट बताओ आप कितना होगा। मिड पॉइंट ऑफ ए बी सिंपल फॉर्मूला है आपके पास कि भी अगर आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है इसका, अगर मिड पॉइंट फाइंड करना है, ए बी सी करके बोल रहा है इसमें, तो मिड पॉइंट क्या होगा इसमें, ए बी का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 + x2, यहाँ पर इसको x1 y1, यहाँ पर इसको x2 y2। तुम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं भाई x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2, या तो आप ऐसे रख सकते हो, या फिर x = हम ले लेते हैं कि भी हम इस टाइप से लेट कर लेते हैं, ये a है, ये b है, इसका मिड पॉइंट m है, उससे कोऑर्डिनेट x y है, तो x = x1 + x2 डिवाइड बाय 2, तो ये x की वैल्यू देगा, ये y की वैल्यू, समझ रहे हो आप। यहाँ पर हम डायरेक्ट रख सकते हैं -5 प्लस में x2 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2, y1 की वैल्यू 2 प्लस y1 की वैल्यू क्या है 2, और y2 हो गया -4 डिवाइड बाय 2। ओके, ये हो गया। अब करेंगे इसमें हम, ये होगा हमारा -4 डिवाइड बाय 2, और ये होगा हमारा 2 - 4 -2 डिवाइड बाय 2। अब क्या करेंगे हम इसमें, 2 2 = 4 एंड इसे करेंगे हम 2 1 = 2, ये हो जाएगी वैल्यू -2 एंड -1। ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फर्स्ट वाले में। अब देखेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट। इसमें क्या करना है हमें, स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप फाइंड करने के लिए सिंपल क्या करते हैं भाई, स्लोप ऑफ ए बी के लिए हम क्या करते हैं, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। या तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, या तो हमारे पास एंगल होना चाहिए, तो हम tan थीटा कर लेते हैं, m = tan थीटा, या फिर 2 पॉइंट्स हैं, तो y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। y2 क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास -4 माइनस y1 है 2 डिवाइड बाय x2 क्या है हमारे पास 1, फिर माइनस x1 x2 1 है, और x1 क्या है हमारे पास -5, तो यहाँ पर -5। बस आपको कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो ये हो गया हमारा -6 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा -1। ओके, ये है सेकंड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है इसके, थर्ड में बोल रहा है कि स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ ए बी के परपेंडिकुलर अगर कोई भी लाइन है हमारी, तो उसका स्लोप क्या होगा। अगर इसका स्लोप अगर हम m1 लेट कर लेते हैं, m2 का स्लोप क्या हो जाएगा -1 अपॉन m1 -1 अपॉन -1, ये हो जाएगा 1। अब हमें अगर इसी की ही इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है भाई, ये हमें समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, कि अगर कोई लाइन है ए बी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, जो इनको बाइसेक्ट भी कर रहा हो, मीन्स मिड पॉइंट से ही पास हो रहा हो, तो मिड पॉइंट ये आ गया हमारा, और इस पर परपेंडिकुलर भी हो। इसका स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं, m2 का स्लोप कितना रहा है 1, इस पर पॉइंट आ गया हमारा ये, तो बस पॉइंट आ गया -2, -1, इसका स्लोप आ गया 1। तो बस आप क्या कर सकते हो, इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो कैसे, y - y1 = में m और x - x1। देखो इनको याद कैसे रख सकते हो आप, इसको स्लोप वाले फॉर्मूले से याद रख सकते हो, क्योंकि स्लोप क्या होता है y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो आप अगर ये x2 - x1 इधर लेके आओगे, तो x2 - x1 इनटू में m होगा, और यहाँ पर बचेगा y2 - y1। इसी में एक पॉइंट को हम जनरल पॉइंट लेट कर लेते हैं कि भाई y2 और x2 को जनरल पॉइंट, तो इक्वेशन बन गई ना ये। आप y - y1 इधर रख लो, इसको इधर रख लो, तो वही तो है ये y - y1 इक्वल्स टू में m की मल्टीप्लाई किससे, x - x1। तो आप स्लोप वाले से आप यहाँ पर ये याद रख सकते हो कि भाई m के साथ x - x1 आएगा, y - y1, ये कंफ्यूजन हो जाती है काफी बच्चों को। तो आप इसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि भाई m के साथ क्या आएगा, x - x1 आएगा, सिंपल। कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम x - x1 = m y - y1 ले, या फिर y - y1 = m x - x1 ले। तो इसको आप ऐसे रिमेंबर रखें कि आप देखें कि भाई हम स्लोप, ये तो हमें फॉर्मूला याद रहता है y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, इसी के अकॉर्डिंग आप इसको याद रखें। ओके, ये हो गया हमारा। रखें यहाँ पर y - y1 अगर हम इसे ले रहे हैं, ये x1 ये y1, ये हो जाएगा -y1 = m की वैल्यू 1, और यहाँ x - x1 ये हो जाएगा माइनस और -+2, समझ रहे हो। तो y + 1, यहाँ पे x + 2, तो बस इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - y
1 इधर लेके आएंगे हम, +2 - 1 हो जाएगा x - y और यहाँ +1। समझ गए? तो बस यही हमारा हो गया फोर्थ पार्ट इसका। तो ये है इसका फोर्थ पार्ट। तो सिंपली हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सी पार्ट इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे इसमें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पार्ट्स यहाँ पर सही से विजिबल नहीं हो रहे होंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है वो है ये कि इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अगर ये x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। और इसके पॉइंट भी फाइंड करना है। अगर ये x एक्सिस से डिवाइड कर रही है भाई, कोई भी लाइन x एक्सिस से डिवाइड हो रही है या फिर x एक्सिस पर लाई कर रहा है कोई भी पॉइंट, तो उसमें आपको पता है कि y की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी। अब ये जो x है वो कुछ भी हो सकता है, उसे हम a ऐड कर लेते हैं, तो ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। इसमें a की वैल्यू हमें डेफिनेट नहीं पता, लेकिन y की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है, 0। यही इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हम इसके कोऑर्डिनेट क्या लें। और अब अगर हमें रेशियो चाहिए तो हमें इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू चाहिए। जब हमने एक चैप्टर किया था तो उसमें आपको बताया था कि रेशियो फाइंड करने के लिए आपको जो बीच में वैल्यू होती है, मिडिल में जो वैल्यू होती है, इसमें से कोई भी एक वैल्यू चाहिए, तो एक्स की या वाई की। वाई की वैल्यू, तो वाई से हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो फाइंड क्या लगाकर, सेक्शन फॉर्मूला। अगर हम लेते हैं कि इसका रेशियो m1 और m2 है, तो इसमें होगा हमारा y m1 y2 होगा। y के साथ y वाली वैल्यू लेंगे, या x2 y2 लिया हमने और इसको x1 y1 ले रहे हैं अगर, तो m1 y2 होगा, m1 y2 ये फॉर्मूला होता है, प्लस m2 y1 होगा। ये ऐसा होता क्यों है, इस पर हमने प्रूफ भी बनाया है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि इसका प्रूफ क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक भी अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए हमने बताया था, क्योंकि यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि वो आता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए अगर आप चाहते हैं देखना कि भी कैसे इसका प्रूफ होता है, देख सकते हैं। क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, क्लास 10th में भी वैसे इसको डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे, क्योंकि अब तो एग्जाम टाइम है, आप इस पर ज़्यादा ध्यान न दें, आप सीधा फोकस रख के अपने क्वेश्चंस पर कि भी आप फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हैं, m1 y2 m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। क्योंकि y है तो सभी जगह y दिखेगा, कहीं भी x नहीं दिखेगा। m1 m2 तो रहेगा सभी के साथ, ओके। तो y की वैल्यू अगर क्या है 0 इक्वल्स टू में m1 चाहिए हमें, y2 की वैल्यू क्या है 6 प्लस m2, y1 की वैल्यू क्या है -3 डिवाइड में क्या है m1 प्लस m2। m1 और m2 इधर आकर क्या हो जाएगा 0, यहाँ 6m1 यहाँ -3m2, 6m1 इधर आकर -6m1 इक्वल्स टू -3m2। माइनस से माइनस कैंसिल, m1 और m2 का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 3 डिवाइड बाय 6 मीन्स 1:2। 1:2 आ गया, तो फिर इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। x के लिए फॉर्मूला लेंगे हम m1 x2 प्लस m2 x1। m1 x2 होगा, इधर लेंगे इधर वाले कोऑर्डिनेट, और m2 है तो इधर वाला कोऑर्डिनेट x1 लेंगे और अपॉन में m1 प्लस m2। बस यही तो करना होता है, सिंपल सा केस है इसमें। बस x की वैल्यू a है, a हमें फाइंड करना है। m1 कितना आ गया हमारे पास 1, इस बार हम m1 1 और m2 क्या लेंगे 2। बस इसको यूज करके आपको इसको सोल्व कर लेना है। x2 कितना होगा हमारे लिए 5, ये रहा x2 प्लस m2 क्या है 2 एंड x1 क्या है हमारा, x1 क्या है 2 डिवाइड बाय m1 m2 क्या है हमारा, m1 प्लस m2 1 प्लस 2। यहाँ पर a की वैल्यू कितने जाएगी, यहाँ पर आ रही है 5 और यहाँ पर 4, नीचे आ रहा है 3, तो a की वैल्यू आ गई 9 डिवाइड बाय 3 3। कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3, 0। बस ये करना है इसमें, सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये हमें फाइंड करना था, रेशियो फाइंड करना था, 1:2 है, और ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे जहाँ पर ये एक्स एक्सिस इसको डिवाइड करेगी। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो ये इसका क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट है इसका, मतलब कह सकते हो। अब देखेंगे इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें बी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 के ही सेकंड क्वेश्चन है इसमें, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 15। सम ऑफ 3 नंबर्स क्या है 15 है, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स, और एक्सट्रीम टर्म के स्क्वायर्स का सम 58 है, फाइंड द नंबर्स। तो देखो अगर वो इस टाइप से नंबर आपसे बोलता है कि 3 नंबर्स 4 नंबर्स 5 नंबर्स, तो हम किस टाइप से लेट कर लेते हैं,
हम लेट करते हैं ए, इससे एक नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी, लेकिन इससे एक पहले टर्म आएगा ए माइनस डी, इस टाइप से लेट करते हैं। अगर वो कहता है कि 4 टर्म्स है तब क्या करते हैं, तब हम ए से स्टार्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हमने ए से ए प्लस डी, यहाँ पर ए प्लस 2 डी लिया, तो इस टाइप से टर्म्स लिए तो यहाँ पर भी इक्वालिटी नहीं बनेगी। जैसे यहाँ पर इक्वल इक्वल बन रहा है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और बीच में ये वाला टर्म। 4 टर्म्स के लिए क्या करते हैं हम कि भाई अगर हम इसी को आगे प्रोसीड करें, इसी सीरीज को आगे प्रोसीड करें कि भाई एक ए प्लस डी, एक ए प्लस 2 डी, एक ए प्लस 3 डी, इस टाइप से। और यहाँ पर ए माइनस डी, ए माइनस 2 डी एंड ए माइनस 3 डी, इस टाइप से होगा। देखो 4 टर्म्स में क्या करना है, ये वाले टर्म्स क्या करने हैं, यहाँ पर हटा देने हैं। ये वाला टर्म हटाओ, फिर इसको छोड़कर ये वाला टर्म हटा दो, इसको छोड़कर ये वाला टर्म हटा दो, तो हम क्या लेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2 डी लेंगे, ए प्लस 3 डी लेंगे। अगर 4 टर्म्स बोलता तो इनको लेते हैं। ऐसा करने का क्या बेनिफिट है, ऐसा करने से होता क्या है, और 4 टर्म्स जब हमने लेट किए तो उनको ऐसे ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो इनका कॉमन डिफरेंस सभी का देखना 2dr होगा, यहाँ पर जैसे ddr है। इसका बेनिफिट ये है कि जब हम इनको सम करते हैं तो इसमें से क्या वैल्यू कैंसिल हो जाती है, जो माइनस वाली और प्लस वाली सेम वैल्यू, मतलब d कैंसिल हो जाता है। इससे क्वेश्चन हमारा हो जाता है काफी सिंपल। 4 टर्म्स में अगर हम इन्हीं में से 4 टर्म्स लेते हैं, यहाँ पर a प्लस 2d एक और टर्म ले लेते और फिर इन सभी का प्लस करते, तब उसमें d भी बचता a भी बचता, रह जाता हमारा। तो इसलिए इनका एक सिस्टम होता है लेट करने के लिए कि अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स लेट करने भी 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इसको इस टाइप से लेट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अगर वो 5 टर्म्स कहता, इसके आगे एक जोड़ देते, इसके आगे एक और ले लेते हैं, ठीक है। 5 टर्म्स क्या होते हैं, ये वाले 5 टर्म्स ले लेते हैं। लेकिन अगर वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स कहेगा, जैसे आपको 2 टर्म्स लेने हैं तो आप ये दोनों लोगे, 4 टर्म्स लेने हैं ये दोनों, और फिर ये दोनों, एक एक टर्म बीच का छोड़ देंगे। 4 टर्म्स, 6 टर्म्स लेने होते तो ए प्लस 4 डी छोड़ते, यहाँ पर आता है ए प्लस 5 डी, यहाँ पर ए माइनस 5 डी, यहाँ ए प्लस 5 डी। समझ गए आप? इस वे से अगर हम इसको लेट करते हैं, देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा। कैसे? अब ये कह रहा है कि सम ऑफ द 3 टर्म्स 15 है। अगर आप टर्म्स ये लेट कर रहे हो और ये एपी है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, आप अगर इनका सम करोगे ना, तब देखना आपको क्या मिलेगा। अगर हम इनका सम करते हैं तो मिलेगा हमें क्या कि d इसमें से कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 3a = 15। a की वैल्यू देखो कितनी इजीली हमने क्या कर ली, यहाँ पर फाइंड कर लिए 5। अगर आप इन्हें टर्म्स जनरल टर्म के अकॉर्डिंग लेट करते a प्लस डी, ए प्लस 2d, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। अब आप इन्हें सम करके देख लो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सम आ जाएगा। लेकिन इस बार जो क्या होगी, इक्वेशन होगी हमारी, इक्वेशन जो होगी ए और डी में आएगी। सिंपल ए की वैल्यू नहीं आ सकती अगर हम डायरेक्ट करेंगे। और इसका बेनिफिट क्या है कि देखो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। सम ऑफ 3 टर्म्स हमारा कितना होगा, 15। और ये कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स। इनके एक्सट्रीम टर्म्स कौन कौन से हैं, ये एक्सट्रीम टर्म्स होने वाले हैं, ठीक है। एक्सट्रीम टर्म्स के स्क्वायर्स का सम अगर कर देते हैं, ए माइनस डी का होल स्क्वायर और ए प्लस डी का होल स्क्वायर, तब ये क्या कह रहा है, तब इसमें कितना आएगा, एक्सट्रीम टर्म्स का सम 58। ये है इसमें, तो केस इसमें ये बन रहा है, समझ रहे हो आप, ए माइनस डी होल स्क्वायर या ए प्लस डी होल स्क्वायर। अब देखो आप इसको कैसे करोगे, भाई ए की वैल्यू 5 आ गई तो आप यहाँ 5 ले सकते हो, 5 माइनस डी होल स्क्वायर, यहाँ पर 5 प्लस डी होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 58। आपको फाइंड करना है, फाइंड दी नंबर्स। फाइंड करने की भी नंबर्स क्या होंगे, तो आपको ए और डी चाहिए, ए आ गया, डी और चाहिए। सोल्व करो, इसमें लगाओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2a भी जब करोगे आप तो यहाँ आएगा 10d माइनस में, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर प्लस 2a भी करोगे तो आएगा 10d इक्वल्स टू में 58। माइनस प्लस वाली वैल्यू कैंसिल, ये 25 और 25 50, डी और डी 2d स्क्वायर, क्योंकि हमने प्लस कर रहे हैं, इक्वल्स टू में 58। देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो 25 प्लस यहाँ पर होगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू में 58। दूसरे इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा, 25 प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू में 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18। ओके, यहाँ पर डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी, 29 माइनस 25, डी स्क्वायर आ रहा है 4, और डी की वैल्यू कितनी जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होती है हमारी प्लस माइनस 2। इसकी 2 वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन दोनों से देखो वैल्यू सेम ही आएंगी, नंबर सेम आएंगे। कैसे कि अगर हम क्या ले रहे हैं कि भाई ए की वैल्यू तो फिक्स ही आ रही है, क्या आ रही है भाई, ए की वैल्यू हमारी, ए की वैल्यू आ रही है 5। तो अगर हम ए की वैल्यू ऑलवेज 5 रखें और डी की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं प्लस की, देन जो हमने नंबर लेट किए थे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, देखो ए की वैल्यू 5 माइनस डी की वैल्यू 2, यहाँ पर ए की वैल्यू 5, यहाँ पर ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 2। तो देखो नंबर्स कितने आ रहे हैं, 3
7। ऐसे अगर इसमें माइनस डी ले लेते हैं प्लस डी की जगह, क्या डिफरेंट नंबर्स होंगे? नहीं, सेम ही नंबर्स आ रहे होंगे। कैसे? देखो आप, डी की वैल्यू अगर हम -2 लेते हैं, बस ये क्या रहा है, 357 है, वो 753 हो जाएगा। कैसे? ए माइनस डी है पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर है ए, और फिर क्या है, ए प्लस डी। ए की जगह क्या रखोगे, 5, माइनस डी की जगह -2, देखो कितना आएगा, 7 मिलेगा आपको। माइनस माइनस प्लस 2 7। ए की जगह 5, यहाँ पर 5 ही रहा, ठीक है। फिर ए की जगह 5 प्लस डी की जगह करेंगे -2, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 5 - 2 3, यहाँ जाएगा 3। ये 7 5 और 3, बस यही करना था इसमें हमें। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 6 का सेकंड पार्ट है हमारा, तो 6 के सेकंड पार्ट में आपको ये करना था। तो यहाँ से है हमारा स्टार्ट 6 का सेकंड पार्ट, तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसमें हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या बोल रहा है ये। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, तो इसका थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है। तो इसके थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है कि इन द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, इसमें आपको साइड्स गिवन की हैं। ये वाली जो साइड है हमारी पी एस और क्यू आर, ये दोनों पैरेलल हैं। फिगर कुछ इस टाइप से है इसका, यहाँ पर 90 है, और अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये यहाँ पर 90 है। ये क्या है हमारा P, और ये क्या है Q, ये क्या है R, और ये क्या है S। अब देखो आप इसमें C वाला क्वेश्चन, या फिर इसका थर्ड पार्ट बोल देते हैं हम इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पी क्यू आर एस में पी एस पैरेलल है किसके, क्यू आर के। पी क्यू वाली साइड और क्यू आर वाली साइड ये इक्वल है, एंड पी आर वाली साइड और आर एस वाली साइड आपस में इक्वल है। तो फर्स्ट में आपको प्रूव करना है। देखो आपके पास गिवन क्या है, तो गिवन में आप जो भी इसके पास है ना, जो भी क्वेश्चन में है वो सभी लिख दें, और गिवन और टू प्रूफ जरूर लिखना है आपको। क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको अगर वो नहीं भी आता है तो गिवन और टू प्रूफ जरूर लिखना है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसके भी मार्क्स मिलते हैं। गिवन टू प्रूफ आपको जरूर लिखना है। और इसमें एक और बेनिफिट है कि अगर बाय मिस्टेक क्वेश्चन में गलती आ जाती है ना बोर्ड की तरफ से, तो उसके मार्क्स भी उसी बच्चों को मिलते हैं जो अटेम्प्ट करता है। इसलिए गिवन कितना हो जाएगा हमारा, कभी गिवन में क्या लिखेंगे, पी एस पैरेलल्स टू, क्या कह सकते हैं आप, पी एस पैरेलल्स टू पी क्यू क्यू आर, एंड हमें गिवन है हमारे पास पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, एंड क्या गिवन है, पी आर इक्वल्स टू आर एस। ये है। अब आपसे कह रहा है कि भी फर्स्ट वाले पार्ट में टू प्रूफ में क्या कह रहा है, टू प्रूफ में करो क्या, कि ट्रायंगल पी क्यू आर किसके सिमिलर दिखा दो, ट्रायंगल एस आर पी के, एस आर पी के, पी क्यू आर किसके, एस आर पी के सिमिलर दिखा दो। तो करो इसको सिमिलर कैसे कर सकते हैं हम, पी क्यू आर और एस आर पी, पी क्यू आर एस आर पी, पी क्यू आर एस आर पी। तो देखो पी क्यू आर और एस आर पी में जो क्यू एंगल है ना, तो ये आर एंगल है, दोनों 90 है, तो एक एंगल तो इक्वल हो गया इसमें। इसका हम प्रूव कर लेते हैं डायरेक्ट, ऐसे इसमें हम इसके 3 पॉइंट्स लिख लें पहले, बाद में प्रूव कर सकते हैं। ये भी पहले प्रूफ कह रहा है कि इफ पी क्यू कितना है, 12 है, एंड पी आर कितना है, 9 है, तो आपको फाइंड करना है इसमें, फाइंड पी एस एंड आर एस। सी वाले में फाइंड द एरिया, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब रेशियो फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर का रेशियो किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आर पी। तो ये तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो इसमें प्रूफ कैसे करेंगे हम, सिंपल है क्वेश्चन ये। सबसे पहले हम इसको अगर ट्रायंगल पी क्यू आर को सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल एस आर पी के, तो देखो जिस ऑर्डर में लिखता है ना उसी ऑर्डर में कि इसको प्रूफ भी करना है। पी क्यू आर दोनों में एंगल क्यू, इसमें एंगल क्यू, ठीक है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल दिस एंड ट्रायंगल दिस, यहाँ पे सिमिलर नहीं लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जो भी ट्रायंगल दे रखा है इसने एस आर पी, एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल आर के। अब देखेंगे इसमें साइड्स का रेशियो कैसे लें, दोनों की साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ पर पी क्यू, और क्या कर सकते हो आप, पी आर साइड ले सकते हो, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल ले लो। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि पी क्यू क्यू आर है, पी आर आर एस है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, ये जो हमारे पास गिवन है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है,
फर्स्ट एंड सेकंड ले लेने और दोनों को डिवाइड कर दें, तो क्या मिलेगा आपको, पी क्यू और एस आर होना चाहिए। वैसे एस आर भी हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसने साइड ही इक्वल दे दी है इसने, तो कोई भी रेशो किसी के साथ इक्वल भी मैच कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी क्यू और पी आर का रेशो, पी क्यू और पी आर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्यू आर और आर एस के रेशियो के इक्वल हो गए। तो बस ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एस आर पी के। वैसे पी क्यू और एस आर साइड करोस्पॉन्डिंग है, इसमें है एस आर, इसमें वैसे हम एस आर लेंगे तो तब ज़्यादा सही रहेगा इस ऑर्डर में, अगर आप इसे लिख रहे हो तभी करोस्पॉन्डिंग साइड होगी। आप इनकी जगह आपस में लिख सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों साइड तो इक्वल है। एस आर और पी आर की जगह आप कोई भी साइड क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। इस बात को समझ रहे हो आप कि मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ भाई, अगर ये इस ऑर्डर में लिखे हैं तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होंगी, पी क्यू के एस आर वाली साइड, पी क्यू और एस आर आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, लेकिन ये इक्वल है, ये बिल्कुल इक्वल, इनका रेशियो इक्वल नहीं है, ये एग्जैक्ट इक्वल है, तो इसलिए आप इन्हें आगे पीछे भी लिखते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय एंगल साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड कैसे कि भाई दो साइड्स के बीच में एक एंगल है, दोनों साइड्स के रेशियो और इनके बीच में एंगल, तो इसे बोलते हैं हम साइड एंगल साइड। क्योंकि सिमिलरिटी में बस हमारे पास क्या है, या तो एंगल एंगल है, एंगल एंगल, इसी को हम एंगल 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 ही बोलते हैं, या फिर साइड साइड का रेशियो, या फिर साइड एंगल साइड। ये थ्री प्रॉपर्टीज ही हैं, थ्री रूल्स ही हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सिमिलर दिखाते हैं ट्रायंगल के। तो बाय एस ए एस से हमने क्या कर दिया इनको सिमिलर। तो अगर ये सिमिलर हो गए देन अब इसमें जो साइड गिवन की है इसमें सेकंड पार्ट करेंगे, तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है इसमें कि अगर पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 9 सेंटीमीटर, तो फाइंड करना पी एस एंड आर एस की वैल्यू को। देखो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, अगर ये हमारे क्या है, इक्वल है सभी, तो यहाँ पर पी क्यू और एस आर के रेशो, पी क्यू और एस आर का रेशो किसके इक्वल होगा, क्यू आर और आर पी या पी आर कुछ भी बोल सकते हो आप। और यही हमारा पी आर और एस पी के भी होगा, लेकिन इसमें में गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है, एंड पी आर गिवन है, एस आर नहीं है गिवन हमारे पास, क्यू आर नहीं है, पी आर गिवन है, तो पी आर हमारे पास कितना है 9, तो यहाँ पर पी आर 9 है और यहाँ पर एस पी। अब हमें फाइंड क्या करना है, पी एस फाइंड करना है, पी एस। देखो ये जो पी एस है ये कैसे फाइंड कर सकते हो, पी एस किसकी वैल्यू के इक्वल है, और पी एस फाइंड करना है हमें, पी एस। ठीक है, अब हमने देखा इसमें कि भी अगर ये कह रहा है कि भी पी क्यू 12 है, अभी कह रहा है कि पी क्यू 12 है, तो ये भी तो 12 भी होगा, क्यू आर भी, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। और अगर ये कह रहा है कि भी पी आर 9 है, ये 9 है तो ये भी तो 9 होगा। तो बस आप इसी के अकॉर्डिंग देख लो आपको क्या फाइंड करना है इसमें। फाइंड करना है सबसे पहले हमें पी एस, पी एस कहाँ है यहाँ पर इसमें, अच्छा पी एस तो हमारा कितना हो जाएगा, पी एस हमें फाइंड करना है इसमें, पी एस देखो अब कहाँ है, ये रहा पी एस, ये फाइंड करना है। और फिर क्या फाइंड करना है इसमें हमें, पी एस के बाद फाइंड करना आर एस, ये वाला आर एस फाइंड करना। तो ये कैसे फाइंड होंगे, तो यहाँ पर क्यू आर वाली वैल्यू है ना, इस वाली वैल्यू को रखेंगे हम कितना 12, क्यू आर भी कितना होगा 12, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। तो बस हम क्या करेंगे यहाँ पर 12, यहाँ पर एस आर फाइंड कर लेते हैं कैसे, इसको 12 के इक्वल रख लो। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 12 रखा हमने, इन दोनों को इक्वल रख लिया, इन दोनों को इक्वल रखा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी एस आर ए पी एस की वैल्यू, जो भी हम इससे हमें बोल रहा है। ओके, इसको आर एस बोलो या एस आर बोलो, एक ही बात है। अब इसको सोल्व करने के लिए इसको ऊपर लेके आएंगे, 12 इंटू 12 अपॉन में 9 हो जाएगा, सॉरी 9 ऊपर आएगा, ये डिवाइड में, और 12 क्या आएगा 9 ऊपर मल्टीप्लाई और 12 डिवाइड में आएगा, और ये एस आर ऊपर। क्योंकि देखो जो भी हम वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसमें क्या करना होता है, हमें वो वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, जो भी उसको हमें ऊपर लाना होता है, किसमें, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। तो हमें एस आर फाइंड करना, तो या तो आप इसको रेसिप्रोकल कर लेते डायरेक्ट, ये भी रेसिप्रोकल कर लेते तो एस आर ऊपर नीचे 12, और यहाँ पर ये 9/12 हो जाता है। वैसे 12 से 12 कैंसिल हो रहा है, एस आर की वैल्यू कितनी होगी 9 हो जाएगी, एस आर की वैल्यू 9 हो जाएगी। और वैसे भी एस आर की वैल्यू आप क्रॉसपॉन्डिंग साइड से फाइंड ही कर रहे हो, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो एस आर की वैल्यू 9 होगी। ओके, तो आप ऐसे भी बता सकते थे इसके कि यहाँ पर इक्वल है। लेकिन अब अगर हमें फाइंड करना है इसमें क्या, पी एस फाइंड करना है, तो पी एस के लिए इसको यूज करेंगे, पी एस इधर लेके आ जाएंगे, या फिर रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसमें भी 9/12 अपॉन में पी एस अपॉन में कितना 9, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 इंटू 9 अपॉन में 12, तो बस ये पी एस या एस पी कितना हो जाएगा हमारा 9 9 81 डिवाइड बाई 12, या 3 से कैंसिल कर लो, देखो 3 3 9, 3 4 जा
तो ये 3 9 27/4 एस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 6 24 और फिर 3 कैरी, फिर 4 7 28 और 4 5 बस, तो 6.75 ही हो जाएगा एस पी। तो ये करना था इसमें सिंपल हमें। तो ये इसकी वैल्यूज हो जाएंगी, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये 6.7 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी फाइंड करना है इसके सी वाले पार्ट में, भी एरियाज का रेशियो फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी आर, जो कि हमने क्या दिखाया है एस आर पी, सॉरी एस आर पी, ये हमने क्या दिखाया है सिमिलर शो किए हैं। अगर हमने सिमिलर शो किया है तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मतलब इनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा, इनके कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल। अब इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स कोई भी ले सकते हो आप, जैसे आप ये दोनों ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, या फिर ये भी। अगर हम ले रहे हैं पी क्यू अपॉन एस आर का होल स्क्वायर लेंगे, पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास कितनी 12 और एस आर की वैल्यू कितनी होगी हमारी, एस आर की वैल्यू भी फाइंड की हमने 9 होगी, यहाँ पर ये एस आर की वैल्यू, तो यहाँ पर 9 इसका होल स्क्वायर कर देंगे। पहले इसको अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना मिलेगा हमें सिंप्लीफाई करने के बाद 3 4 और 3 3 तो यहाँ पर होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे 4 4 16 और 3 3 9, तो ये हो जाएगा हमारा 16:9। तो बस इसमें हमें ये करना था। तो ये हो गया इसमें हमारा सी पार्ट, तो ये है इसमें सिंपल। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो सिमिलरिटी वाले अगर चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सिमिलरिटी पर हमने एक लेक्चर डाला हुआ है, रिवीजन लेक्चर, जो आपको एग्जाम मटेरियल सीरीज में मिल जाएगा, रिसेंट में ही हमने अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं। अगर आप उस लेक्चर को देख लेते हैं तो आपको काफ़ी जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है, डाउट आ रहा है, वो उसमें क्लियर हो जाएंगी, और नहीं भी होती है तो फिर आप हमें कमेंट करके बताना कि भाई उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। ओके, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 6 था ये हमारा कंप्लीट। तो इसका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो बस इसको करिए आप, फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।